Hello guys, welcome to our channel Reborn of Queen Part 20. Chapter 96 Chapter 96 च अब आगे राजकुमार तनिष्क जिनके बाल जो पहले बहुत ज्यादा रुके और छोटे हुए करते थे, वह अचानक ही इन शक्तियों को अवशोषित करने से लंबे और घने हो चुके थे। उनका शरीर भी जो पहले कमजोरी और बीमारी के कारण कुछ कुछ लड़कियों की भांति नजर आ रहा था, वह पूर्ण तरह से एक विकसित मजबूत पुरुष की तरह शक्तिशाली और आकर्षित नजर आने लगा था। इन शक्तियों के ऐसे परिवर्तन को देखकर इस समय माही काफी ज्यादा चकित थी। उसे नहीं पता था कि यह शक्तियां राजकुमार तनिष्क को अपना भी पाएंगे या नहीं, पर अपने सामने हुए इस चमत्कार को देखकर इस समय माही काफी खुश थी, क्योंकि सामने बैठे राजकुमार तनिष्क इस रूप में हूबहू अपने पिता राजा सोम की भांति नजर आ रहे थे। उनका शरीर, उनका रंग और यहाँ तक कि उनकी आंखें जो पहले कम नीली दिखाई देती थी, वह अचानक ही जैसे उनके अंदर जैसे किसी ने रंग भर दिया हो। वही राजकुमार तनिष्क जिन्हें इन शक्तियों को अपने के बाद अपने शरीर में अचानक ही अनगिनत बदलाव महसूस होने लगे थे। अचानक ही उनके शरीर की सारी दर्द, थकावट, पीड़ा एक ही पल में ही गायब हो गई। उनके बाहरी और आंतरिक दोनों ही घाव तो कुछ ही समय में भर चुके थे। यहाँ तक कि उनके शरीर में रहे उनके पुराने घाव भी इन दोनों शक्तियों ने मिलकर उन्हें पूर्ण तरह से ठीक कर दिए थे। इस समय राजकुमार तनिष्क अपने आप को बहुत अधिक हल्का और बलवान महसूस कर रहे थे, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने उनके ऊपर बरसों से रखा हुआ भारी वजन एकदम से हटा दिया हो। क्या किसी शक्ति को अपने अंदर समेटने के बाद सभी को ऐसा ही एहसास होता है? राजकुमार तनिष्क का शरीर इस समय उन्हें किसी रुई की भांति हल्का और लचीला महसूस हो रहा था, जैसे कि वह अभी हवा में उड़ने के लिए तैयार हो। जिसे महसूस करते ही राजकुमार तनिष्क काफी ज्यादा खुश थे। उन्होंने खुशी खुशी माही की तरफ देखा, जो एक मुस्कान के साथ उसी की तरफ देख रही थी। इस समय वह दोनों वापस रोशनियों की दुनिया से लौटकर समुद्र राज्य के इस जंगल में आ चुके थे, जहां कुछ समय पहले वह दोनों अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। कल रात जो माही और तनिष्क ने जो जोखिम उठकर इस पत्थर को प्राप्त किया था, आज उसे पाने का आधे से ज्यादा हिस्सा पूरा हो चुका था। बस अगर अब राजकुमार तनिष्क और माही राजा सोम की आत्मशक्ति को दोबारा एकत्रित कर पाए, तो उनका वह कार्य ही जिसके लिए उन्होंने इतनी पीड़ा और कठिन समय देखा है, वह पूर्ण तरह से सफल हो सकता है। जिसके लिए माही ने राजकुमार तनिष्क को अपनी नई एकत्रित शक्तियों का प्रयोग कर सामने रखे सूर्य लॉकेट को पुनर्जागृत करने के लिए कहा। जिसे सुन राजकुमार तनिष्क ने वैसा ही किया। जिसे सुन राजकुमार तनिष्क ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर अपनी दोनों शक्तियों को धीरे धीरे कर अपने शरीर से बाहर निकालकर उसे लॉकेट में भेजना शुरू किया। जो दर्द राजकुमार तनिष्क को इन शक्तियों को अवशोषित करते समय में हुआ था, वह अब लगभग न के बराबर था। शायद यह इन शक्तियों के राजकुमार तनिष्क को अपनाने का असर ही था, कि उनका शरीर जो अपने अंदर से इतनी अधिक शक्तियों उसे लॉकेट में डाल रहा था, उसके बावजूद भी ना तो उन्हें किसी प्रकार के कमजोरी महसूस हो रही थी और ना ही कोई दर्द। कुछ ही समय में राजकुमार तनिष्क ने अपना कार्य पूरा कर दिया। जिनके ऐसा करते ही वह सूर्य लॉकेट एक बार फिर अपनी ऊर्जा प्राप्त कर धीरे धीरे कर ऊपर की तरफ उठने लगा, जिस पर राजकुमार तनिष्क लगातार अपनी शक्तियां दिए जा रहे थे। जिनके ऐसा करने से वह लॉकेट हवा में उड़ता हुआ एक बहुत ही तेज रोशनी में चमका, जो रोशनी उस जंगल के बीचों बीच बने उसे घेरे में चारों तरफ फैलने लगी। वह रोशनी इतनी ज्यादा अधिक और तेज थी कि जिनके चमक को सहने के लिए माही और तनिष्क दोनों ने ही अपनी आंखें बंद कर ली। पर तभी वह चारों तरफ फैली हुई रोशनी अपने स्थान पर एक बार फिर वापस आने लगी, जिसके कुछ ही समय बाद वह सारी रोशनी उस सूर्य लॉकेट में समा गई। जिसके ऐसा करते हैं वह लॉकेट एक बार फिर शांत हो गया और वापस जमीन पर लौट आया। जिसे देख माही और राजकुमार तनिष्क थोड़ी असमंजस में थे। क्या इस शक्ति का राजा सोम की आत्मा पर कोई असर पड़ा है भी या नहीं? क्योंकि न तो उन्हें सूर्य लॉकेट में कोई बदलाव नजर आया और न ही उन्हें राजा सोम की आत्मा कहीं दिखाई दी। इसलिए वह दोनों ही अब काफी परेशान होने लगे। वही राजकुमार तनिष्क ने परेशानी भरी नजरों से सामने बैठी माही की तरफ देखा, जो बहुत ही असमंजस में उसे लॉकेट की तरफ देख रही थी। तभी अचानक राजा सोम की आवाज माही के कानों में आई, धन्यवाद छोटी माही, मैं अब ठीक हूं।
बस मैंने जो अभी इतनी सारी शक्तियों को प्राप्त किया है, उन्हें अवशोषित करने के लिए मुझे कुछ समय की आवश्यकता है। इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अपने कार्य में पूर्ण तरह से सफल हुई हो। वही राजा सोम की बातें सुनकर माही ने एक चैन भारी सांस ली। सच में वह एक पल के लिए डर गई थी। कहीं उनकी इतने समय की इतनी मेहनत बर्बाद ना चली गई हो। पर राजा सोम की बातें सुनकर और उन्हें सही सलामत महसूस कर माही की आंखों में छाई वह परेशानी अचानक ही गायब हो गई। जिसके बाद माही ने सामने बैठे राजकुमार तुषार को भी राजा चंद्रसेन का संदेश सुना दिया, जिसे सुन वह भी काफी हल्का महसूस करने लगे। आखिर इतनी कठिनाइयों को पार करने के बाद आखिरकार वह अपने इस कार्य में सफल रहे थे। उनके इतने लंबे समय का सब्र और मेहनत दोनों ही खराब नहीं गए थे। और अब तो राजकुमार तनिष्क को उनकी इतनी कठिन मेहनत का एक बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ था। अब उनके पास भी बाकी सभी शक्तिशाली लोगों की तरह शक्तियां थी, जिससे अब कोई भी व्यक्ति उन्हें इतने आसानी से परेशान नहीं कर सकता था। बस अब उन्हें वापस लौटकर लगातार अपनी नई मिली शक्तियों के बारे में और अधिक जानना और उन्हें बढ़ाने का प्रयास करना था, ताकि वह जल्द से जल्द शक्तिशाली होकर अपने दुश्मनों से अपने अपनों का बदला ले सके। जिस बारे में सोचकर ही उनकी आंखों में इतने समय तक सोई हुई बदले की चिंगारी एक बार फिर भड़क उठी। पहले वह सिर्फ इसलिए चुप थे क्योंकि ना तो राजकुमार तनिष्क को अपने माता पिता की सच्चाई पता थी, और ना ही उनके पास किसी भी तरह की कोई आध्यात्मिक शक्ति थी जिसके बल पर वह अपने दुश्मनों से मुकाबला कर सके। वही माही की नज़र अपने ऊपर अपने आसपास के नज़ारे पर गई। सूरज ढल चुका था और अब धीरे धीरे चांद नजर आने लगा था, जिसे देख अचानक की माही के दिमाग में राजकुमारी रूपाली का ख्याल आया। अब वैसे भी उसका यहाँ का सभी कार्य पूरा हो चुका था, इसलिए अब उसे अपने आगे के कार्य के लिए राजकुमारी रूपाली के पास जल्द से जल्द पहुंचना था। इसके बारे में सोच माही राजकुमार तुषार के साथ तुरंत उसे जगह से टेलीफोन हो गई। उन दोनों के वहां से जाने के बाद ही वह जगह, जो कुछ समय पहले तक उसे पूरे जंगल से गायब थी, वह धीरे धीरे उसे जंगल में वापस समा गई, जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी रूपाली के कक्ष में इस समय राजकुमारी रूपाली परेशानी में अपने कक्ष में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। वह कभी सामने दरवाजे की तरफ देखती, तो कभी खिड़की की तरफ, और फिर दोबारा इसी तरह परेशानी में इधर उधर चक्कर लगाने लगती। इस समय उनके चेहरे की घबराहट और उनके माथे पर आता हुआ पसीना यह साफ बता रहा था कि वह कितनी ज्यादा डरी और भयभीत है। वही राजकुमारी रूपाली ने परेशानी से अपने नाखूनों को चबाते हुए दरवाजे की तरफ देखकर अपने मन ही मन कहा, किसी मुसीबत में पड़ गई हूं मैं कुछ समय पहले तक एक आजाद पंछी थी, जिसके आसपास सभी लोग उसकी तारीफ है और उसकी मदद के लिए घूमते रहते थे। पर आज देखो मेरी क्या हालत हो चुकी है। मैं चाहकर भी अपने स्थिति के बारे में अपने परिवार को नहीं बता सकती, और ना ही किसी से सहायता ले सकती हूँ। तभी रूपाली की नज़र अपने पास छुपा के रखी गई एक पुस्तक पर गई, जिसे देख उसके चेहरे के घबराहट और अधिक बढ़ गई। इस समय रूपाली का दिल दुगनी रफ्तार में दौड़ रहा था, जिसकी आवाज़ उसे अपने कानों तक सुनाई दे रही थी। ये वही किताब थी जिसे माही ने रूपाली को उसके पिता से कक्ष से लाने के लिए कहा था, जिससे बहुत हिम्मत और परिश्रम के बाद आखिरकार रूपाली पाने में कामयाब रही थी। पर अब उसे इस बात का डर खाया जा रहा था कि अगर गलती से भी उसके पिता को इस बारे में पता चल गया, तो वह भी नहीं जानती थी कि वह उसकी क्या हालत करेंगे। वैसे तो उसने बहुत सावधानी बरते हुए इस कार्य को किया था, पर अब इस कार्य को करने के बाद उसका डर हर बीतते पर बढ़ के साथ बढ़ता जा रहा था। उसे बस जल्द से जल्द इस पुस्तक को अपने पास से माही के पास भेजना था, ताकि गलती से भी किसी का शक उसके ऊपर ना जा सके। इसलिए वह बहुत समय से माही के इंतजार में अपनी कक्ष की चारों तरफ चक्कर लगाने में लगी हुई थी। तभी एक तेज रफ्तार के साथ एक अदृश्य शक्ति अचानक ही राजकुमारी रूपाली के कक्ष में आ गई, जिसे देख सामने खड़ी राजकुमारी रूपाली तुरंत समझ गई कि ये दृश्य शक्ति होना हो माही ही होगी। इसलिए रूपाली ने तुरंत अपने पास छुपा कर रखी उसे पुस्तक को तुरंत निकालकर उसे आगे की तरफ बढ़ा दिया। वही माही, जिसके मन में इस चीज को लेकर काफी दुविधा उठ रही थी कि क्या रूपाली उसके दिए हुए कार्य को पूरा कर पाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि वह इस कार्य को करने से डर जाए और माही का बनाया सारा चक्रव्यूह खराब होने लगे।
पर अपने सामने अचानक उपस्थित हुई उसे पुस्तक को देखकर माही के मन में चल रही सारी शंकाएं धीरे धीरे कर शांत होने लगी। इस समय माही के चेहरे पर एक न दिखने वाली मुस्कान छाई हुई थी। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि रूपाली ने उसके दिए हुए कार्य को इतनी अच्छी तरह किया है कि उसका परिणाम वह अपनी आंखों के सामने देख सकती है। इस समय माही बहुत ही ज्यादा प्रसन्न नजर आ रहे थी। आखिर आते भी क्यों नहीं उसके मस्तिष्क में चल रहा वह इतने समय से वह कार्य आखिरकार अब पूरा होने वाला था। जिस चीज की खुशी इस समय माही के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजा चंद्रसेन के कक्ष में इस समय राजा चंद्रसेन अपने कक्ष में अकेले बैठे लगातार कई पत्रों को एक साथ लिखा जा रहे थे। वह कुछ समय रुकते और फिर कुछ लिखने लगते हैं। कुछ देर इसी तरह लिखने के बाद उन्होंने अपने हाथ में मौजूद उसे पत्र की तरफ देखा, जिसे देखकर उनके चेहरे पर एक संतुष्टि भरे भाव आ गए। उन्होंने तुरंत उसे पत्र को नीचे रखा और अपने पास के ड्रॉ से एक काले रंग की अजब सी दिखने वाली मोमबत्ती को निकाल। बेशक ही वह दिखने काली रंग की मोम हो, परंतु इसका आकार बहुत ही ज्यादा अजीब और अनोखा था। इसके तुरंत बाद राजा चंद्रसेन ने अपने पास रखी एक लंबी सी डंडी में आग लगाई और उसे मोमबत्ती को जलने लगे। वही उसे मोमबत्ती के जलते ही उसमें से एक अजीब सा काला धुआं निकालकर उसे मोमबत्ती के चारों तरफ घूमने लगा, जिसे देख राजा चंद्रसेन ने तुरंत अपने द्वारा लिखे गए उसे पत्र को उसे मोमबत्ती की आग में जलना शुरू किया। कुछ ही समय में वह पत्र पूरी तरह जलकर राख बना गया। पर इस समय सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात कोई थी तो ये कि उसे पत्र के जलने के बाद भी उससे जो रख निकालकर आसपास बिखरने चाहिए थी वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस मैच पर राजा चंद्रसेन उसे पत्र को जलाया था उसके आसपास एक काले धुएं के अलावा और कुछ शेष नहीं बचा था। चैप्टर 97 अब आगे इस पूरे समय में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात जो थी वह ये कि राजा चंद्रसेन ने जिस पत्र को अभी जलाया था उसका नाम वो निशान भी आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा था। उस मैच के आसपास देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे राजा चंद्रसेन द्वारा कोई पत्र यहां जलाया ही नहीं गया हो। वही उस पत्र के पूरी तरह जलने के बाद राजा चंद्रसेन ने एक गहरी सांस भरी। इस समय उनके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। वह अपने माथे पर आते पसीने को बार बार पोंछते हुए एक नजर उस जलती मोमबत्ती की तरफ देखते तो कभी दरवाजे की तरफ। आज उनके चेहरे का डर और घबराहट ऐसी थी जिसे शायद ही वह कभी किसी के सामने दिखता थे। अगर कोई इस समय राजा चंद्रसेन को इस दशा में देखा था तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ माही जो रूपाली के कक्ष से उसे पुस्तक को प्राप्त कर वापस अपने कक्ष में लौट आई थी, वह ध्यान से अपने सामने रखी उसे पुस्तक को देखने लगी। दिखने में यह एक बहुत ही ज्यादा साधारण सी पुस्तक नजर आ रही थी, जिस पर माही को कुछ ऐसा खास तो नहीं दिखाई दे रहा था जिससे इसको कोई किसी भी तरह एक खास वास्तु समझ सके। जिस चीज को देखकर माही को इस चीज पर शक होने लगा कि कहीं राजकुमारी रूपाली ने उसे कोई गलत पुस्तक तो नहीं दे दी। अगर राजकुमारी रूपाली ने माही को कोई गलत पुस्तक दे दी तो शायद माही भी नहीं जानती थी कि वह राजकुमारी रूपाली की इस चालाकी का अंजाम होगा। वह राजकुमारी रूपाली को क्या सजा देगी। पर अभी माही ने इस बारे में ज्यादा ना सोचने का फैसला करते हुए तुरंत उसे पुस्तक को खोला, जिसे देखकर माही के चेहरे की खुशी जो पुस्तक खोलने से पहले उसके चेहरे पर थी वह अपने सामने रखी पुस्तक को देखकर धीरे धीरे गायब होने लगी। माही ने हड़बड़ाते हुए जल्दी से एक साथ अपने सामने रखी पुस्तक के 3 से 4 पन्नों को लगातार पलटती रही। पर वह इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी क्योंकि यह सभी पन्नी बिल्कुल ही खाली थे। जिस चीज को देखकर माही का दिमाग खराब होने लगा, उसके पास पहले ही समय की बहुत ज्यादा कमी थी और अब ऊपर से इतनी मेहनत से प्राप्त हुए इस पुस्तक के ऐसे खाली निकलने पर माही का गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगा। माही ने गुस्से में उस पुस्तक को गुस्से में अपने आप से दूर फेंक कर मारा और गुस्से में राजकुमारी रूपाली के कक्ष की जाने के लिए पीछे की तरफ मुड़ी। पर अचानक ही माही की नजर उस पुस्तक से निकलती रोशनी पर गई, जिससे माही का ध्यान तुरंत अपने सामने पड़ी पुस्तक की तरफ चला गया, जिस पर इस समय ऊपर रखी मोमबत्ती का प्रकाश पड़ रहा था, जिसमें वह पुस्तक एक चमक के साथ जगमगा रही थी। जिसे देख माही ने तुरंत अपने कदमों को उसे पुस्तक की तरफ बढ़ाया।
जो धीरे धीरे रोशनी के प्रकाश में आकर कर उसके ऊपर कुछ शब्दों का निर्माण कर रही थी। जिसे देख माही ने तुरंत उसे खाली पुस्तक को उठाया और उसके कुछ पन्नों को पास रखी मोमबत्ती की रोशनी के ऊपर किया, जिससे उन खाली पन्नों पर अचानक ही प्रकाश करने से अक्षरों का निर्माण होने लगा। जिसे देखकर माही का चेहरा, जो कुछ समय पहले गुस्से से लाल हो गया था, इस समय उस पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। माही ने तुरंत उन पन्नों का पलटना शुरू किया। रात का समय। समुद्र राज्य का राजमहल। इस समय पूरे राजमहल में शांति पसरी हुई थी। रात का एक लंबा पहर बीत चुका था, जिससे राजमहल में चारों तरफ शांति फैली हुई थी। आसपास पहरे पर खड़े सिपाही भी धीरे धीरे नींद की झप्पियां में जाने लगे थे। वह कभी एक नज़र ऊपर की तरफ देखते और फिर अपने आंखें बंद कर लेते। इस समय राजमहल में सभी उपस्थित लोग गहरी नींद की आगोश में थे। वही एक काली परछाई, जो अपने आसपास हो रहे इन सारे हालातों को ध्यान से देख रही थी। वह चांद की आती शीतल रोशनी में चमक रही थी। वह काली परछाई, जो इस समय ऊपर से नीचे तक पूरी तरह काले वरत्रों में ढकी हुई थी। उसने बहुत ही सावधानी से अपने आसपास खड़े सभी सिपाहियों को एक नज़र देखा और उनसे नजरें चुराते हुए धीरे धीरे राजमहल के उसे हिस्से को पार करने लगी, जिस पर इस समय सबसे अधिक पहरा मौजूद था। इस बड़े से गलियारे में इस वक्त 20 से 40 के आसपास सिपाही तैनात थे, जो अपनी पहली नज़रों को हर समय अपने आसपास हो रही छोटी से छोटी घटना की तरफ केंद्रित किए हुए थे, जिनकी नज़रों में बिना आए निकालना किसी चमत्कार से काम ही था। इस गलियारे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे समुद्र राज्य की सबसे अधिक सुरक्षा को यही तैनात किया गया है। जिसे देख वह काली परछाई, जो इस समय राजमहल की दीवारों में मौजूद उन छोटी सी हवा खिड़कियों के पीछे छिपी हुई थी, वह बिना किसी की नज़रों में आए इतनी तेज और सटीकता से कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगी, जिससे वहां सुरक्षा में तैनात खड़े सिपाही को अपने आसपास किसी इंसान के होने तक का आभास न हो। तभी वह काली परछाई तेजी से उन सभी सिपाहियों के पास से निकलते हुए उसे गलियारे से गायब हो गई। वही अपने पास से आए एक तेज हवा के झोंके को महसूस कर वहां सोए हुए सिपाही ने एक पल के लिए जल्दी से अपनी आंखें खोली कर अपने आसपास के माहौल की जांच की, पर इस समय उसके आसपास कोई भी उपस्थित नहीं था। उसने जल्दी से अपनी नज़रों को उसे पूरे गलियारे के दोनों तरफ घुमाया और अपनी संतुष्टि करने के बाद वह सिपाही बेफिक्र होकर दोबारा नींद की आगोश में चला गया। जिसे देख जो परछाई अभी कुछ समय पहले ही इस जगह से निकली थी, उसने अपने सामने के दृश्य को देखकर गहरी सांस ली और जल्दी से उस गलियारे से गायब होते हुए अपने आगे के रास्ते को पार करने लगी। कुछ ही समय में वह काली परछाई एक सुंदर से सोने के रंग के दिखने वाले दरवाजे के पास पहुंच गई, जहां दो सुंदर जल परियां अपने हाथों के इशारे से उसे सुंदर स्थान पर आने वालों का स्वागत करने जैसा चित्र बना रही थी। जिसे देख उसे परछाई ने जल्दी से अपने पास से एक छोटी सी चाबी को निकालकर उस बड़े से दरवाजे को खोलने की कोशिश की। कुछ समय की कोशिश के बाद वह दरवाजा एक थोड़ी सी आवाज कर वह विशाल दरवाजा खुल गया। जिसे देख वह काली परछाई तुरंत उसे दरवाजे की छोटी सी दरार में से घुसकर उस दरवाजे को पार कर उसे जल्दी से बंद कर लिया। इस समय पूरे राजमहल में घोर शांति पसरी हुई थी, इसलिए एक छोटी सी वस्तु के गिरने पर भी उसे पूरे स्थान पर वह आवाज गूंजने लगती, जो किसी भी व्यक्ति का ध्यान इस दिशा की तरफ खींच सकती थी। शायद इसीलिए उस काली परछाई ने उस थोड़े से दरवाजे को खोलकर ही तुरंत उसमें से अंदर घुसने का फैसला किया, जिससे वह किसी भी परेशानी में ना पड़ सके। वही अंदर का नज़र उस बाहर के नज़ारे से बिल्कुल उलट था। जहां बाहर चारों तरफ शांति और अंधेरा छाया हुआ था, वही अंदर बिल्कुल उसकी उलट वहां चारों तरफ प्रकाश की किरण जगमगा रही थी। इस बगीचे के ऊपर एक कांच की सुंदर छत को लगाया हुआ था, जिसके बीच से छिनती हुई चाँद की रोशनी उसे सुंदर माहौल को और अधिक सुंदर बना रही थी। उसे पूरे बगीचे में उड़ते हुई वह सुंदर तितलियां, जो सुबह के समय आसपास उड़ती सुंदर नजर आती थी, वह रात के समय रात की चांदनी में से आती रोशनी में उन सुंदर तितलियां को और ज्यादा रंग बिरंगी रोशनियां में चमका रही थी, जो उनके चारों तरफ निकलती हुई उस माहौल को और ज्यादा नायाब और खूबसूरत बना रहा था, जो किसी की एक नज़र देखते ही उसके दिल को सुकून पहुंचा सकता था। जिसे देख उस नकाबपोश ने अपने चेहरे से धीरे से नकाब को हटाया, जो इतने समय से उसकी पहचान को छुपाए हुए था।
जिसके हत्ते ही उस व्यक्ति की नीली गहरी आंख है और सुंदर चेहरा जो चांद की रोशनी में और अधिक सुंदर नजर आ रहा था। वह सभी के सामने था। ये नकाबपोश युवक जो इतने समय से उस लंबे खतरनाक रास्ते को पार कर यहाँ आया था, वह कोई और नहीं राजकुमार तनिष्क थे, जो अपने आसपास किसी की तलाश में लगे हुए थे। अचानक कुछ दूरी से उन्हें किसी की आवाज आई, जो उन्हें अपनी तरफ बुला रहा था। जिसे सुन राजकुमार तनिष्क धीरे धीरे उस विशाल बगीचे में आगे की तरफ बढ़ने लगे। जहां जाते हुए इन रास्तों पर अनेकों नए और अनोखे जीव जंतु देखने को मिले। कुछ ही समय में राजकुमार तनिष्क उस आवाज की दिशा तक पहुंच गए, जहां एक सुंदर तालाब के पास बैठी माही राजकुमार तनिष्क की ही प्रतीक्षा कर रही थी। वही माही राजकुमार तनिष्क को आता देख, माही जो बहुत लंबे समय से यहाँ बैठी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, उसने जल्दी से अपने कदम उन दो विशाल मूर्तियों की तरफ बढ़ा दिए। जहां जाते ही माही ने पहले की भांति ही उन मूर्तियों से एक मट्ठे को उनके स्थान से हटाकर उस दरवाजे को एक बार फिर खोल दिया। वही अपने सामने होती इन घटनाओं को सामने खड़े राजकुमार तनिष्क रूपचाप देख रहे थे। ना तो इस बार हर बार की तरह उनकी आंखों में हैरानी भरे भाव थे, ना ही कोई अनोखी उत्सुकता। ये कुछ ऐसे था जैसे राजकुमार तनिष्क ने माही द्वारा दिए जाने वाले बार बार के छक्कों को अब पूरी तरह अपना लिया हो। वह बस चुपचाप एक कोने में खड़े माही की सभी गतिविधियों को ध्यान से देख रहे थे, जो बहुत ही ध्यान और लगन के साथ अपने कार्य में लगी हुई थी। कुछ ही समय में वह गुप्त रास्ता एक बार फिर खुल गया, जिसके खुलते ही माही ने राजकुमार तनिष्क को जल्दी ही अपने पीछे आने के लिए कहा। टू दोस्तों मिलते हैं कल। आप मेरी न्यू नॉवल बैक टू रिवेंज को एक बार जाकर जरूर पढ़ने और कमेंट्स और लाइक जरूरी करना। बाय बाय। रिलीव्ड फेस हैंड वेविंग 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 आई मी टू रिवेंज ऑन अ न्यू। इस पूरे समय में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात जो थी, वह ये कि राजा चंद्रसेन ने जिस पत्र को अभी जलाया था, उसका नाम वो निशान भी आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा था। उस इमेज के आसपास देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे राजा चंद्रसेन द्वारा कोई पत्र यहां जलाया ही नहीं गया हो। वही उस पत्र के पूरी तरह जलने के बाद राजा चंद्रसेन ने एक गहरी सांस भरी। इस समय उनके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। वह अपने माथे पर आते पसीने को बार बार पोंछते हुए एक नजर उस जलती मोमबत्ती की तरफ देखते तो कभी दरवाजे की तरफ। आज उनके चेहरे का डर और घबराहट ऐसी थी जिसे शायद ही वह कभी किसी के सामने दिखता थे। अगर कोई इस समय राजा चंद्रसेन को इस दशा में देखा था, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ माही जो रूपाली के कक्ष से उसे पुस्तक को प्राप्त कर वापस अपने कक्ष में लौट आई थी, वह ध्यान से अपने सामने रखी उसे पुस्तक को देखने लगी। दिखने में यह एक बहुत ही ज्यादा साधारण सी पुस्तक नजर आ रही थी, जिस पर माही को कुछ ऐसा खास तो नहीं दिखाई दे रहा था, जिससे इसको कोई किसी भी तरह एक खास वास्तु समझ सके। जिस चीज को देखकर माही को इस चीज पर शक होने लगा कि कहीं राजकुमारी रूपाली ने उसे, तभी वह काली परछाई तेजी से उन सभी सिपाहियों के पास से निकलते हुए उसे गलियारे से गायब हो गई। वही अपने पास से आए एक तेज हवा के झोंके को महसूस कर वहां सोए हुए सिपाही ने एक पल के लिए जल्दी से अपनी आंखें खोली कर अपने आसपास के माहौल की जांच की, पर इस समय उसके आसपास कोई भी उपस्थित नहीं था। उसने जल्दी से अपनी नजरों को उसे पूरे गलियारे के दोनों तरफ घुमाया और अपनी संतुष्टि करने के बाद वह सिपाही बेफिक्र होकर दोबारा नींद की आगोश में चला गया। जिसे देख जो परछाई अभी कुछ समय पहले ही इस जगह से निकली थी, उसने अपने सामने के दृश्य को देखकर गहरी सांस ली और जल्दी से उस गलियारे से गायब होते हुए अपने आगे के रास्ते को पार करने लगी। कुछ ही समय में वह काली परछाई एक सुंदर से सोने के रंग के दिखने वाले दरवाजे के पास पहुंच गई, जहां दो सुंदर जल परियां अपने हाथों के इशारे से उसे सुंदर स्थान पर आने वालों का स्वागत करने जैसा चित्र बना रही थी। जिसे देख उसे परछाई ने जल्दी से अपने पास से एक छोटी सी चाबी को निकालकर उस बड़े से दरवाजे को खोलने की कोशिश की। कुछ समय की कोशिश के बाद वह दरवाजा एक थोड़ी सी आवाज कर वह विशाल दरवाजा खुल गया। जिसे देख वह काली परछाई तुरंत उसे दरवाजे की छोटी सी दरार में से घुसकर उस दरवाजे को पार कर उसे जल्दी से बंद कर लिया। इस समय पूरे राजमहल में घोर शांति पसरी हुई थी, इसलिए एक छोटी सी वस्तु के गिरने पर भी
उसे पूरे स्थान पर वह आवाज गूंजने लगती जो किसी भी व्यक्ति का ध्यान इस दिशा की तरफ खींच सकती थी। शायद इसीलिए उस काली परछाई ने उस थोड़े से दरवाजे को खोलकर ही तुरंत उसमें से अंदर घुसने का फैसला किया, जिससे वह किसी भी परेशानी में ना पड़ सके। वही अंदर का नजर उस बाहर के नज़ारे से बिल्कुल उलट था। जहां बाहर चारों तरफ शांति और अंधेरा छाया हुआ था, वही इस समय पूरे राजमहल में घोर शांति पसरी हुई थी। इसलिए एक छोटी सी वस्तु के गिरने पर भी उसे पूरे स्थान पर वह आवाज गूंजने लगती जो किसी भी व्यक्ति का ध्यान इस दिशा की तरफ खींच सकती थी। शायद इसीलिए उस काली परछाई ने उस थोड़े से दरवाजे को खोलकर ही तुरंत उसमें से अंदर घुसने का फैसला किया, जिससे वह किसी भी परेशानी में ना पड़ सके। वही अंदर का नजर उस बाहर के नज़ारे से बिल्कुल उलट था। जहां बाहर चारों तरफ शांति और अंधेरा छाया हुआ था, वही अंदर बिल्कुल उसकी उलट। वहां चारों तरफ प्रकाश की किरण जगमगा रही थी। इस बगीचे के ऊपर एक कांच की सुंदर छत को लगाया हुआ था, जिसके बीच से छिनती हुई चाँद की रोशनी उसे सुंदर माहौल को और अधिक सुंदर बना रही थी। उसे पूरे बगीचे में उड़ते हुई वह सुंदर तितलियां जो सुबह के समय आसपास उड़ती सुंदर नजर आती थी, वह रात के समय रात की चांदनी में से आती रोशनी में उन सुंदर तितलियां को और ज्यादा रंग बिरंगी रोशनियां में चमका रही थी, जो उनके चारों तरफ निकलती हुई उस माहौल को और ज्यादा नायाब और खूबसूरत बना रहा था, जो किसी की एक नज़र देखते ही उसके दिल को सुकून पहुंचा सकता था। जिसे देख उस नकाबपोश ने अपने चेहरे से धीरे से नकाब को हटाया, जो इतने समय से उसकी पहचान को छुपाए हुए था, जिसके हत्ते ही उस व्यक्ति की नीली गहरी आंखें और सुंदर चेहरा जो चांद की रोशनी में और अधिक सुंदर नजर आ रहा था, वह सभी के सामने था। ये नकाबपोश युवक जो इतने समय से उस लंबे खतरनाक रास्ते को पार कर यहाँ आया था, वह कोई और नहीं राजकुमार तनिष्क है, जो अपने आसपास किसी की तलाश में लगे हुए थे। अचानक कुछ दूरी से उन्हें किसी की आवाज आई, जो उन्हें अपनी तरफ बुला रहा था, जिसे सुन राजकुमार तनिष्क धीरे धीरे उस विशाल बगीचे में आगे की तरफ बढ़ने लगे। जहां जाते हुए इन रास्तों पर अनेकों नए और अनोखे जीव जंतु देखने को मिले। कुछ ही समय में राजकुमार तनिष्क उस आवाज की दिशा तक पहुंच गए, जहां एक सुंदर तालाब के पास बैठी माही राजकुमार तनिष्क की ही प्रतीक्षा कर रही थी। वही माही राजकुमार तनिष्क को आता देख, माही जो बहुत लंबे समय से यहाँ बैठी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, उसने जल्दी से अपने कदम उन दो विशाल मूर्तियों की तरफ बढ़ा दिए। जहां जाते ही माही ने पहले की भांति ही उन मूर्तियों से एक मट्ठे को उनके स्थान से हटाकर उस दरवाजे को एक बार फिर खोल दिया। वही अपने सामने होती इन घटनाओं को सामने खड़े राजकुमार तनिष्क रूपचाप देख रहे थे। ना तो इस बार हर बार की तरह उनकी आंखों में हैरानी भरे भाव थे, ना ही कोई अनोखी उत्सुकता। ये कुछ ऐसे था जैसे राजकुमार तनिष्क ने माही द्वारा दिए जाने वाले बार बार के छक्कों को अब पूरी तरह अपना लिया हो। वह बस चुपचाप एक कोने में खड़े माही की सभी गतिविधियों को ध्यान से देख रहे थे, जो बहुत ही ध्यान और लगन के साथ अपने कार्य में लगी हुई थी। कुछ ही समय में वह गुप्त रास्ता एक बार फिर खुल गया, जिसके खुलते ही माही ने राजकुमार तनिष्क को जल्दी ही अपने पीछे आने के लिए कहा। चैप्टर 98 अब आगे। वही माही के आदेश के अनुसार राजकुमार तनिष्क भी धीरे धीरे माही के पीछे उसे गुप्त रास्ते की तरफ चल दिए। वह उस पानी के बीचों बीच बने गलियारे को पार कर वह दोनों कुछ ही समय में फिर एक बार फिर उसे गुप्त लोहे के दरवाजे के पास पहुंच गए। वही राजकुमार तनिष्क जो पहली बार इस महल में इतने गुप्त स्थान पर आए थे, वह माही की हर एक प्रतिक्रिया को ध्यान से देख रहे थे। जहां माही के एक मूर्ति को हटाते ही वहां एक गुप्त स्थान खुल गया। जिन चीजों को वह पहली बार देखा रहे थे, जब माही ने पहली बार राजकुमार तनिष्क ने उन्हें इस स्थान पर आने के लिए कहा था, तो यह चीज उन्हें काफी अजीब लगी कि आखिर वैद्य माही क्यों उन्हें इतनी रात को एक बगीचे में आने के लिए कह रही है। परंतु उस समय राजकुमार तनिष्क ने माही से कोई सवाल जवाब करना सही नहीं समझा, और चुपचाप माही के आदेश का पालन कर रहा राजमहल के इस बगीचे में आने का फैसला किया। परंतु यहां आने के बाद आखिरकार राजकुमार तनिष्क को अपने सभी सवालों का जवाब मिल गया। इस समय राजकुमार तनिष्क और माही दोनों ही अपने सामने मौजूद उस विशाल और मजबूत दरवाजे की तरफ देख रहे थे, जिसके आसपास सिर्फ पत्थरों की दीवार थी।
तभी माही ने अपने पास उस पुस्तक को निकाला जो उसे राजकुमारी रूपाली से प्राप्त हुए थी। वहीं पीछे खड़े राजकुमार तनिष्क, जो बहुत ध्यान से माही द्वारा की गई हर एक प्रतिक्रिया को ध्यान से देख रहे थे, वह उस पुस्तक को देखकर अपनी आंखों में असमंजस के साथ माही की तरफ देखने लगे। क्या वैद माही को पहले अपने सामने के इस विशाल दरवाजे को नहीं खोलना चाहिए? वह इस तरह एक पुस्तक के साथ यहाँ क्या करना चाहती हैं? इससे पहले राजकुमार तनिष्क माही से आगे कुछ कह पाती, तभी माही ने उस पुस्तक को खोलकर चलकर पास जल रही एक मसाल के पास पहुंच गई। जहां जाते ही उन सफेद खाली पन्नों पर एक बार फिर प्रकाश पड़ने पर वह दिखाई देने लगे, जिसके तुरंत बाद माही ने कुछ पन्नों को पलटकर उनमें से कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए, जिसके ऐसा करने से सामने खड़ा वह विशाल लोहे का दरवाजा, जो अभी तक बेजान सा पड़ा था, उसके ऊपर धीरे धीरे कुछ जादुई घेरा बनने लगा, जो समय के साथ उसे विशाल दरवाजे को घेरने लगा, जिसे देख राजकुमार तनिष्क ने अपने कदमों को पीछे की तरफ लेने लगे। तभी माही ने उनके पीछे जाते कदमों को अचानक रोकते हुए उनसे कहा, राजकुमार तनिष्क, जल्दी से आगे बढ़कर अपने रक्त की कुछ बूंदें इस जादुई घेरे पर डालें। जिससे सुन राजकुमार तनिष्क ने थोड़ा हिचकिचाता हुए जल्दी से माही द्वारा दिए गए आदेशों का पालन कर वैसा ही किया। राजकुमार तनिष्क के रक्त की बूंदें उस जादुई घेरे पर गिरते ही वह घेरा जैसे जीवित हो उठा, जिसके तुरंत बाद एक हल्की सी आवाज के साथ वह विशाल लोहे का दरवाजा खुलने लगा, जिसे देख देख राजकुमार तनिष्क और माही दोनों के चेहरे पर ही एक राहत भरी मुस्कान छा गई। इस समय माही के माथे पर मौजूद पसीने की बूंदें उसके इतने लंबे परिश्रम का प्रणाम दे रही थी। माही ने बहुत ही मेहनत और शक्ति का प्रयोग कर इस दरवाजे को खोला था। तभी राजकुमार तनिष्क को कुछ याद आया, जिसे याद आते ही उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर माही से सवाल करने की कोशिश की, उससे पहले ही माही की आवाज ने राजकुमार तनिष्क को शांत कर दिया। आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है राजकुमार तनिष्क। तनिष्क, इस दरवाजे को खोलने के लिए सोम परिवार के खून की कुछ बूंदे की आवश्यकता थी, क्योंकि जिस मंत्र का प्रयोग इस दरवाजे पर किया गया है, उसे खोलने या तोड़ने के लिए उसे व्यक्ति के वश के खून की आवश्यकता होती है, जिसने इसके साथ समझौता किया हो। राजा चंद्र ने इस जादुई घेरे को प्राप्त करने के लिए उसके साथ रक्त संबंध समझौता किया था, जिस वजह से अगर हमें इस जादुई घेरे को खोलने या तोड़ना है तो हमें राजा चंद्रसेन के रक्त संबंधी की सहायता से ही हम इसे तोड़ सकते हैं। अगर हमने इस जबरदस्ती इस चीज को खोलने के लिए कोशिश की तो इस रक्त संबंध की शक्ति हमें अपनी तरफ खींचकर हमारी जान ले सकता थी। वही वैद माही की सारी बातें सुनकर राजकुमार तनिष्क हैरानी से माही की तरफ देखने लगे। अब धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा था कि आखिर क्यों वैद माही ने उन्हें इस तरह इतनी जल्दी में इस स्थान पर बुलाया था, जिसे सोचकर वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। क्या वैद माही एक बार में उन्हें सारी बातें नहीं बता सकती? वह हमेशा ही आखिर में आकर अपनी इतने बड़े राजों को राजकुमार तनिष्क के सर पर किसी बोम की तरफ होती थी, जिस बारे में सोचकर राजकुमार तनिष्क ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने सर को ना में हिलाया। सच में वह वैद माही को कभी भी नहीं समझ सकते थे। इसलिए आप राजकुमार तनिष्क ने इस बारे में ज्यादा ना सोचने का फैसला करते हुए बस चुपचाप माही के आगे की प्रक्रिया को देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ माही, जो दरवाजे को खुलता देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, माही ने खुशी खुशी अपने कदमों को उस दरवाजे की तरफ बढ़ाए। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे से घिरा काला कक्ष, जिसमें प्रकाश के लिए कुछ मशालों को जलाया हुआ था, जिससे उसे अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण फैली हुई थी। वहीं उन प्रकाश की किरणों में वह मौजूद कुछ लोगों की परछाई जो उस स्थान के आसपास घूमती हुई नजर आ रही थी। वह काली परछाई जैसे दिखने वाले व्यक्ति जो कई लंबी कतारों में जगह जगह उस स्थान पर खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर ही यह बताया जा सकता था कि शायद वह यहाँ पर पहरा देने के लिए खड़े किए हुए हैं। वह सभी काली परछाई जो किसी पत्थर की मूरत के समान अपने हाथों में कुछ हथियारों को लेकर खड़े हुए थे, वह दिखने में बहुत ही डरावने और खतरनाक नजर आ रहे थे। वह इस समय एक बड़े से गलियारे की सुरक्षा में लगे हुए थे, जिसका छोर अंधेरे से घिर हुआ था। अचानक उसे गलियारे में एक काली परछाई प्रकट हुई, जो जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसे गलियारे को पार करने लगी। ये स्थान जो धरती के बीचों बीच एक बिंदु पर स्थापित किया गया था, यहाँ एक बड़े से महल के आकार के स्थान को बनाया हुआ था।
वही जिस रास्ते पर इस समय वह काली परछाई चल रही थी, वहाँ दो बड़े कक्ष और उनके बीचों बीच एक बड़ा सा गलियारा बनाया गया था, जिसके आसपास वह काली परछाइयां उसकी सुरक्षा में खड़ी हुई थी। कुछ ही समय में वह काली परछाई उस गलिया को पार कर एक अंधेरे से भरे कक्ष में जा पहुंची। ये कक्ष जो चारों तरफ से अंधेरे में गिरा हुआ था, यहाँ प्रकाश के एक किरण का नामो निशान भी आसपास नजर नहीं आ रहा था। जिसे देख वह काली परछाई ने दरवाजे पर ही रुकते हुए तुरंत अपने घुटनों के बल बैठकर सामने की तरफ झुककर किसी को ग्रेट किया, मेरे मालिक की जय हो। परंतु सामने से किसी भी व्यक्ति ने इस चीज का कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर उसे आदमी ने ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने हाथों में मौजूद एक काले रंग में लिपटे पत्र को धीरे से आगे बढ़कर उसे अंधेरे कक्ष में आगे बढ़ते हुए उसे पत्र को एक स्थान पर रख दिया, जिसके तुरंत बाद वह परछाई अपने कदमों को पीछे लेकर वापस उस दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ समय यूं ही उसे दरवाजे पर खड़े रहने के बाद अचानक उस अंधेरे कक्ष में से किसी की डरावनी कर्कश आवाज उसे परछाई को सुनाई दी। क्या संदेश लाए हो गुलाम? जिसे सुन उसे परछाई ने तुरंत अपनी घुटनों के बाल बैठे हुए तुरंत उस डलवानी आवाज को कुछ बताना शुरू किया, जिसे सुनने के बाद वह व्यक्ति जो अभी भी उसे अंधेरे कक्ष में कहीं बैठा हुआ था, उसने कुछ देर चुप रहने के बाद कहना शुरू किया, जल्द से जल्द अपने कुछ लोगों को समुद्र राज्य भेजने का प्रबंध करो। मुझे वहां हो रही हर एक घटना के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए। इसके लिए तुम्हें जितने भी आदमियों की आवश्यकता है वह तुम अपने साथ लेकर जा सकते हो। प्रधानाचार्य जनार्दन के पास जाओ और उनसे कहो कि वह अपने कुछ खास भरोसेमंद लोगों को जल्द से जल्द समुद्र राज्य भेजें। जिसे सुन उसे परछाई ने एक बार फिर अपने सर को नीचे झुकते हुए एक बार आदरपूर्वक प्रणाम किया और तुरंत उसे जगह से एक काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। वही वह आवाज जो इतने समय में उसे अंधेरे भरे कक्ष से सुनाई दे रही थी, उसे काली परछाई के जाते ही वह भी एकदम शांत हो गई, जिसके कुछ समय बाद ही उसे कक्षा का दरवाजा धीरे धीरे कर बंद होने लगा। वहीं दूसरी तरफ माही और राजकुमार तनिष्क दोनों ने ही उसे दरवाजे के खुलने के बाद अपने कदमों को अंदर बने उसे कक्ष की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस स्थान पर बाहर की भांति ही अंधेरा छाया हुआ था, जिसे देख माही ने एक बार फिर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जैसे ही अपनी अग्नि शक्ति को जगाया, तभी पीछे से राजकुमार तनिष्क ने अपनी नई शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसे स्थान के आसपास कुछ बर्फ से बने सफेद चमकदार क्रिस्टल को आसपास उसे स्थान लगना शुरू कर दिया, जिसकी रोशनी से वह पूरा स्थान एक बार फिर जगमगा उठा। जिसे देख माही ने पीछे खड़े राजकुमार तनिष्क की तरफ देखा, जो एक गर्व भरी मुस्कान लिए माही की तरफ ही देख रहे थे। जिसे देख माही मुस्कुरा दी। वहीं रोशनी होने के बाद माही और राजकुमार तनिष्क का ध्यान अपने आसपास के माहौल पर गया। माही और तनिष्क दोनों को ही पहले यह लगा था कि जरूर राजा चंद्रसेन ने इतने गुप्त स्थान पर कोई कीमती खजाना या शक्ति छुपी होगी, पर उनकी कल्पना से उलट यहाँ सिर्फ बड़े बड़े पिंजरे जैसे कक्ष नजर आ रहे थे। ये स्थान बिल्कुल किसी गुप्त कारागृह जैसा था, जहां किसी अपराधी या कैदी को सजा के लिए रखा जाता है। जिसे देख माही का मस्तिष्क एक पल के लिए ब्लैक हो गया। आखिर राजा चंद्रसेन इस खाली कारागृह को इतनी कड़ी सुरक्षा में क्यों रखना चाहेंगे? यह आसपास चारों तरफ माही को ना तो कोई कैदी नजर आया और ना ही कोई अन्य कीमती वस्तु जिसे राजा चंद्रसेन इतने कड़े पहरे में सुरक्षित रखना चाहते हो। तभी राजकुमार तनिष्क की आवाज से माही अपने ख्यालों से बाहर, वेद माही, हमें लगता है आपने जल्दबाजी में किसी गलत स्थान को चुन लिया है। यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे किसी काम आ सके। हमें लगता है हमारे इतने समय की मेहनत और परिश्रम व्यर्थ ही गया। यहाँ तो सिर्फ खाली पड़ी कालकोठियाँ हैं, जिन्हें देखकर ही पता चल रहा है कि इन्हें बहुत लंबे समय से उपयोग में नहीं लाया गया है। हमें लगता है अब हमें जल्द से जल्द इस स्थान से निकलकर वापस अपने अपने कक्ष में जाना चाहिए। वैसे भी रात का एक बड़ा पहर बीत चुका है, कुछ समय में सवेरा होने वाला है। वही माही जो अपनी इतनी मेहनत और समय दोनों ही बर्बाद होने से काफी दुखी थी, उसे भी अब राजकुमार तनिष्क की बातें मानना ही सही लगा। पहले ही वह इस व्यर्थ स्थान के लिए अपना इतना समय बर्बाद कर चुकी थी, इसलिए अब माही अपने और समय को इस व्यर्थ स्थान पर खराब नहीं करना चाहती थी। जिसे सच माही ने वापस लौटने का फैसला करते हुए अपने कदमों को उसे काल कोठरी से बाहर की तरफ बढ़ा दिए, पर तभी अचानक माही की अंगूठी में मौजूद उसका छोटा ड्रैगन, जो इतने लंबे समय से हमेशा ही माही की अंगूठी में सोया रहता था,
वह अचानक ही बिना किसी वजह के उसे स्टोरेज अंगूठी से बाहर निकालकर उसे कारागृह के अंदर भागने लगा। वही राजकुमार तनिष्क जो इस समय ठीक माही के पीछे चल रहे थे, वह अचानक अपने सामने से तेजी से निकलती एक सफेद चीज को देखकर अपने स्थान पर ही जम गए। वह अचानक हुई इस घटना से इतने ज्यादा स्तब्ध थे कि उन्हें वापस अपने होश संभालने में एक लंबा समय लगा, जब अचानक वेद माही की आवाज उनके कानों में आई। एलेक्स, तुम कहाँ जा रहे हो? जी हाँ, माही ने अपने छोटे ड्रैगन को नाम एलेक्स रखा है, जिससे लुक्स ने ही माही को बताया था कि इस छोटे ड्रैगन के पिता ने उसका नाम एलेक्स रखा था। इसलिए माही भी अब छोटे ड्रैगन को एलेक्स कहकर बुलाती है। वही एलेक्स जो लगातार उसे खाली कारागृह में अंदर की तरफ भागता जा रहा था, वह आज पहली बार माही की आवाज सुनकर भी उसके पास वापस नहीं आया, जो चीज माही के लिए बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। छोटा ड्रैगन इतने लंबे समय से माही के पास था। माही जब भी उसे बुलाती वह हमेशा ही माही के पास भागकर इस जाता, परंतु आज पहली बार ऐसा हुआ था कि माही के इतनी बार बुलाने पर भी छोटा ड्रैगन लौटकर वापस माही के नहीं आया, जिस चीज ने माही को बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान कर दिया। माही ने एक बार फिर छोटे ड्रैगन को आवाज लगाई, अलेक्स, मैंने कहा वापस आओ। माही ने छोटे ड्रैगन का नाम अलेक्स रखा है, जिसे लॉक्स नहीं माही को बताया था कि छोटे ड्रैगन के पिता ने उसका नाम अलेक्स रखा था। इसलिए माही भी अब छोटे ड्रैगन को उसके इसी नाम से बुलाती है। वही अलेक्स के एक बार फिर उस पर ध्यान ना देते देख माही ने भी तुरंत अलेक्स के पीछे भागना शुरू किया। चैप्टर 99। अब आगे अलेक्स को इस तरह सामने उसे खाली कारागृह के अंदर की तरफ भागता देख माही काफी परेशान हो गई। इस कुछ ही समय में उसकी अटैचमेंट अब अलेक्स से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जिस समय से अलेक्स को राजकुमारी रूपाली द्वारा आहत किया गया था, उसी समय से माही अलेक्स को लेकर काफी ज्यादा भावुक हो गई थी। वह किसी छोटे बच्चों की तरह उसका ध्यान रखते थी, इसलिए अगर उसे कोई भी परेशानी आ जाती तो यह चीज देखकर माही भी काफी परेशान हो जाया करती थी। वही आज माही को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज उसका छोटा ड्रैगन इस तरह का अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। वह हमेशा ही माही की एक आवाज पर वापस उसके पास लौट आया करता था, पर आज वह माही के इतनी बार बुलाने पर भी छोटा ड्रैगन बिना माही की सुने बस सामने दिशा की तरफ भागता ही जा रहा था। इसलिए माही ने भी ज्यादा देर ना करते हुए तुरंत छोटे ड्रैगन का पीछा करना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार तनिष्क जो अपने सामने से निकलती उसे छोटी सी चीज को देखकर कुछ समय के लिए जम गए थे। वह अपने सामने भागते उसे जीव को देखकर एक बार फिर अपनी जगह पर शब्द रह गए, जिस जीव के बारे में उन्होंने कभी पुस्तकों में पढ़ा था। आज उसे जीव को वह अपनी आंखों के सामने साक्षात देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। कहा जाता है कि यह जीव बहुत ही ज्यादा अद्भुत और खास प्रजाति के होते हैं, जो कभी लाखों सालों में एक बार इंसानों के समक्ष आते हैं। इन जीवों की शक्ति का अंदाजा लगाना किसी आम व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये जीव जिन्हें कई जगहों पर इंसान भगवान के रूप में पूजते हैं, उसका ऐसे अचानक वेद माही के पास प्रकट होना ये राजकुमार तनिष्क के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था, जिस वजह से उन्हें अपना होश संभाले में काफी समय लगा। तभी उनका ध्यान अपने से दूर जाते हैं उसे अनोखे जीव और वेद माही पर गया, जिसे देख राजकुमार तनिष्क ने भी बिना ज्यादा सोचे समझे उनके पीछे भागना शुरू कर दिया। जिसे देख राजकुमार तुषार ने भी बिना सोचे समझे माही और उसे अनोखे जानवर के पीछे भागना सही समझा। वही अलेक्स जो इस समय अपनी नजरें इधर उधर कर उसे कारागृह में भागता जा रहा था, वह कुछ देर और भगाने के बाद आखिरकार एक जगह पर आकर रुक गया, जिसे देख माही भी तुरंत अलेक्स के रुकते ही अपनी जगह पर खड़ी हो गई और अपने आसपास देखने लगी। जिस स्थान पर इस समय अलेक्स मौजूद था, ये भी बाकी के कारागृह के कक्षों के समान ही एक साधारण सा स्थान था, जहां कुछ भी ऐसा खास मौजूद नहीं था, जिसके लिए अलेक्स इस तरह स्टोरेज अंगूठी से बाहर निकालकर यहां इस जगह पर आए। जिसे देख माही ने अपनी आंखों में उलझन लिए एलेक्स की तरफ देखा, जो अभी भी अपनी नजरें इधर उधर किया कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जिसे देख माही ने इस समय चुप रहना ही सही समझा। वह अब देखना चाहती थी कि आखिर एलेक्स यहां आकर करना क्या चाहता है। अचानक अलेक्स उसे कारागृह के सबसे आखिरी कक्ष की तरफ भागने लगा।
जिसे ऐसे भागता देख माही भी अलेक्स का पीछा करने लगी। कुछ ही देर में अलेक्स उस आखिरी कक्ष तक भी पहुंच गया। वह भी इन सभी आम कक्षों के समान ही खाली और बेजान पड़ा हुआ था। पर एलेक्स जो इस जगह पर आकर रुक था, उसकी नजरें इस समय कक्ष में एक कोने पर लगातार गड़ी हुई थी। वह बस एकटक उस कक्ष के खाली के उसे कोने को देखता रहा, जिसे देख माही की नजरें भी उसे खाली पड़े कक्ष के उसे कोने की तरफ चली गई, जो इस समय भी खाली ही नजर आ रहा था। पर पता नहीं क्यों, अचानक माही के मन में क्या आया, उसने अपने कदमों को उसे खाली पड़ी काल कोठरी की तरफ बढ़ा दिया, जहां बहुत समय से लगातार एलेक्स की नजरें घड़ी हुई थी। वही माही को उसे काल कोठरी का दरवाजा खोलता देख अलेक्स भी दौड़ता हुआ माही के पीछे पीछे उसे काल कोठरी में घुस गया और उसे खाली कोनी के पास जाकर खड़ा हो गया, जिस दिशा में वह बार बार जाने की कोशिश कर रहा था। जिसके तुरंत बाद अलेक्स ने अपनी नजरों को पीछे करते हुए सामने खड़ी माही की तरफ देखा, जैसे वह अपने इन छोटे छोटे इशारों से माही को कुछ बताना चाहता हो। जिसे समझ माही भी धीरे धीरे एलेक्स की तरफ बढ़ने लगी। पर अचानक माही एक जगह पर आकर रुक गई। ये काल कोठरी जो बाकी सभी कक्षों की तरह खाली नजर आ रही थी, परंतु इसके बावजूद भी माही अपने सामने की जगह से हिल नहीं पा रही थी। ये कुछ ऐसा था जैसे माही के सामने एक न दिखने वाली दीवार आ गई हो, जिसे महसूस कर कर माही ने जल्दी से अपने हाथों का प्रयोग कर अपने आसपास की जगह को तलाशना शुरू किया। सच में यहाँ एक अदृश्य दीवार खड़ी हुई थी, जिसने अपने आसपास के स्थान को भी अदृश्य कर रखा था। जिसे देख माही की आंखें अचानक कुछ अनोखा पाने की इच्छा में चमक उठी। उसने इस काल कोठरी में आने के लिए बहुत ज्यादा जोखिम उठाया था, इसलिए जब माही को यहाँ अपने मन के मुताबिक कोई भी उपयोगी जानकारी प्राप्त नहीं हुई, तो इस चीज ने माही को कुछ समय के लिए उदास कर दिया था। उसे समय माही को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करें तो क्या करें। उसे जल्द से जल्द राजा चंद्रसेन को इस राजगद्दी से हटकर राजकुमार तुषार को उसका हक दिलाना था। इसके बाद ही माही ही अपनी सहायता के लिए राजा सोम को कह सकती थी। इसलिए माही अपने इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते थी। पर अब तक इतने समय और प्लानिंग के बाद भी माही को एक ऐसा कोई उचित रास्ता समझ नहीं आ रहा था, जिससे वह राजकुमार तनिष्क की सहायता कर सके। पर हर समय माही अपने इस कार्य में सफल नहीं हो पाती। वह अकेला राजा चंद्रसेन से तो युद्ध लड़कर राजकुमार तनिष्क को समुद्र राज्य का राजा बना सकती थी, पर इस कार्य में भी बहुत अधिक दुविधाएं थी। अगर माही ने ऐसा कर भी दिया तो राजा चंद्रसेन के सहायक लोग आपस में मिलकर समुद्र राज्य पर आक्रमण कर सकते थे, जो राजकुमार तनिष्क के लिए एक सुरक्षित फैसला तो बिल्कुल भी नहीं था। और अभी तक माही राजा चंद्रसेन की असल ताकत को भी नहीं जानती थी, इसलिए वह जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहती थी, जिसका परिणाम उनके लिए कोई नई मुसीबत लाए। पर अब शायद माही को कुछ ऐसा मिलने वाला था, जो उसकी सभी दुविधाओं का सामना कर सकते हैं, जिसकी सहायता से वह अपने मकसद में कामयाब हो सकते थी। यही सब विचारों के बारे में सोचते हुए माही ने अपने पास खड़े एलेक्स की तरफ देखा, जो शायद माही के मन की बातों को अच्छी तरह समझ रहा था। तभी माही ने कुछ सोचते हुए एलेक्स से सवाल किया, अलेक्स क्या तुम इस अदृश्य दीवार को तोड़ सकते हो? वही अलेक्स को जैसे माही की सारी बातें समझ आ गई थी, इसलिए उसने बिना कोई देरी करते हुए अपने उसे सतरंगी छोटे से सिंह का प्रयोग कर कुछ शक्तियों को सामने उस अदृश्य दीवार की तरफ भेजना शुरू किया। जिसके ऐसा करते ही वह अदृश्य दीवार जो कुछ समय पहले तक किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी, अचानक ही वह माही और वहां खड़े राजकुमार तनिष्क के समक्ष आने लगी। जिसे देख वह दोनों कुछ कदम पीछे की तरफ हट गए। यह एक बहुत बड़ी पत्थरों से बनी विशाल दीवार थी, जो उस कारागृह की छत से भिड़ रही थी, जो इस कारागृह के आधे हिस्से को घेरे हुए थी, जिसने माही और राजकुमार तनिष्क दोनों ही एक पल के लिए गहरी सोच में डाल दिया था। अगर अलेक्स माही की स्टोरेज अंगूठी से निकलकर यहां तक नहीं आता, तो माही और तनिष्क को कभी इस गुप्त स्थान के बारे में पता ही नहीं चलता। वह लोग इस स्थान को छोड़कर वापस लौट चुके होते। वहीं कुछ ही समय में एलेक्स ने अपने जादू का प्रयोग कर उस बड़ी विशाल दीवार में दरार लाना शुरू कर दिया। तभी एक तेज धमाके के साथ उसे दीवार पर लगे सारे पत्थर टूटकर गिरने लगे, जिसे नीचे अपनी तरफ गिरता देख माही ने तुरंत उन तीनों के आसपास एक सुरक्षा घेरा बना दिया।
जिसने उन लोगों के पास आते उन पत्थरों को दूर कर दिया। वही उस विशाल दीवार के गिरते ही उसके पीछे छुपा हुआ नजरा इस समय वहां मौजूद माही राजकुमार तनिष्क और छोटे ड्रैगन के सामने था, जो अपने सामने के नजारे को देखकर बहुत ही अधिक चकित थे। वह बस अपनी आंखों को आश्चर्य से बड़ा किए अपने सामने मौजूद नजारे को देखकर हैरान थे। माही और राजकुमार तनिष्क से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके लंबे सफेद बालों ने उसके चेहरे को पूरी तरह ढक रखा था, वह इस समय कई जंजीरों से बंधा हुआ अपना सर झुकाए इस कारागृह की जंजीरों से बंधा हुआ, जो नजरा दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक और दयनीय लग रहा था। उसकी बूढ़े व्यक्ति की हालात और शारीरिक अवस्था को देखकर ही यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे बूढ़े व्यक्ति को यहाँ बहुत ही लंबे समय से कैद किया हुआ है। उसके शरीर पर मौजूद वस्त्र जो गंदगी और धूल मिट्टी के कारण सड़कर अब जगह जगह से फट चुके थे, जिनके कुछ ही कतरे इस समय उसके शरीर पर मौजूद थे, जो उसके शारीरिक अंगों को ढके हुए थे। वही उसके बाल और हाथों के नाखून दोनों ही बहुत ही ज्यादा गति में बढ़े हुए थे, जिससे उसके यहाँ होने के समय का अंदाजा लगाया जा सकता था। वही सामने बेड़ियों से बंधा वह बूढ़ा व्यक्ति, जिसे शायद अपने आसपास किसी व्यक्ति के होने का आभास हो चुका था, अचानक उसके मुंह से सिर्फ कमजोरी के कारण सिर्फ कुछ ही शब्द निकाल पाए, जिसके तुरंत बाद वह बूढ़ा व्यक्ति मूर्छित हो गया। वही उसके मुंह से निकले शब्दों के कारण माही और राजकुमार तनिष्क अपने होश में वापस लौटे, और उस बूढ़े व्यक्ति की आखिरी शब्दों को याद कर उन दोनों ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें जंजीरों से आजाद कर अपने साथ ऊपर की तरफ लेकर जाने लगे। कुछ समय बाद इस समय माही और राजकुमार तनिष्क वापस माही के कक्ष में लौट आए थे। वही वह बूढ़ा व्यक्ति, जिसने अपने आखिरी शब्दों में माही और तनिष्क से गुहार लगाते हुए कहा था कि उसके शरीर को पानी में डाल दिया जाए, जिस चीज को सुनकर कुछ समय उन दोनों को बहुत ज्यादा अजीब लगी थी, पर उन्होंने इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए उस बूढ़े व्यक्ति को तुरंत अपने साथ लेकर माही के कक्ष में लौट आए। इस समय वह बूढ़ा व्यक्ति माही के स्नान घर में मौजूद था, जहां उसके शरीर को माही और तनिष्क ने उस सुंदर तालाब में रखा हुआ था। जब माही और तनिष्क ने उसे बूढ़े व्यक्ति के शरीर को पानी के संपर्क में लेकर आए थे, उसी समय अचानक वह बूढ़ा व्यक्ति, जो कुछ समय पहले तक बहुत ही ज्यादा कमजोर और खराब स्थिति में नजर आ रहे था, अचानक ही उसके पतले और कमजोर पैर, जिनमें एक कदम आगे रखने तक की ताकत नहीं थी, वह धीरे धीरे एक सुंदर और विशाल पूंछ में बदलने लगे, जिसे देखकर माही और राजकुमार तनिष्क हैरानी से कुछ कदम पीछे की तरफ हट गए। इस समय वह बूढ़ा व्यक्ति, जो बीतते समय के साथ अपनी शारीरिक समकक्षता को बदलता जा रहा था, उसका शरीर धीरे धीरे परिवर्तित हो जा रहा था, जिसे परिवर्तन को इस समय माही और राजकुमार तनिष्क अपनी आंखों से साफ साफ देख सकते थे। जिस बूढ़े व्यक्ति से माही और तनिष्क नीचे उस काल कोठी में मिला थे, उसकी आयु लगभग 100 वर्ष के आसपास होगी, परंतु पानी के संपर्क में आने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति अचानक ही वृद्धावस्था से युवावस्था में बदलने लगा। चैप्टर 100 डोंट यूज कॉइन्स। अब आगे राजकुमार तनिष्क, जिनके बाल जो पहले बहुत ज्यादा रुके और छोटे हुए करते थे, वह अचानक ही इन शक्तियों को अवशोषित करने से लंबे और घने हो चुके थे। उनका शरीर भी, जो पहले कमजोरी और बीमारी के कारण कुछ कुछ लड़कियों की भांति नजर आ रहा था, वह पूर्ण तरह से एक विकसित मजबूत पुरुष की तरह शक्तिशाली और आकर्षित नजर आने लगा था। इन शक्तियों के ऐसे परिवर्तन को देखकर इस समय माही काफी ज्यादा चकित थी। उसे नहीं पता था कि यह शक्तियां राजकुमार तनिष्क को अपना भी पाएंगे या नहीं, पर अपने सामने हुए इस चमत्कार को देखकर इस समय माही काफी खुश थी, क्योंकि सामने बैठे राजकुमार तनिष्क इस रूप में हूबहू अपने पिता राजा सोम की भांति नजर आ रहे थे। उनका शरीर, उनका रंग और यहाँ तक कि उनकी आंखें, जो पहले कम नीली दिखाई देती थी, वह अचानक ही जैसे उनके अंदर जैसे किसी ने रंग भर दिया हो। वही राजकुमार तनिष्क, जिन्हें इन शक्तियों को अपने के बाद अपने शरीर में अचानक ही अनगिनत बदलाव महसूस होने लगे थे, अचानक ही उनके शरीर की सारी दर्द, थकावट, पीड़ा एक ही पल में ही गायब हो गई। उनके बाहरी और आंतरिक दोनों ही घाव तो कुछ ही समय में भर चुके थे, यहाँ तक कि उनके शरीर में रहे उनके पुराने घाव भी इन दोनों शक्तियों ने मिलकर उन्हें पूर्ण तरह से ठीक कर दिए थे। इस समय राजकुमार तनिष्क अपने आप को बहुत अधिक हल्का और बलवान महसूस कर रहे थे।
जिससे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने उनके ऊपर बरसों से रखा हुआ भारी वजन एकदम से हटा दिया हो। क्या किसी शक्ति को अपने अंदर समेटने के बाद सभी को ऐसा ही एहसास होता है? राजकुमार तनिष्क का शरीर इस समय उन्हें किसी रुई की भांति हल्का और लचीला महसूस हो रहा था, जैसे कि वह अभी हवा में उड़ने के लिए तैयार हो। जिसे महसूस करते ही राजकुमार तनिष्क काफी ज्यादा खुश थे। उन्होंने खुशी खुशी माही की तरफ देखा, जो एक मुस्कान के साथ उसी की तरफ देख रही थी। इस समय वह दोनों वापस रोशनियों की दुनिया से लौटकर समुद्र राज्य के इस जंगल में आ चुके थे, जहां कुछ समय पहले वह दोनों अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। कल रात जो माही और तनिष्क ने जो जोखिम उठकर इस पत्थर को प्राप्त किया था, आज उसे पाने का आधे से ज्यादा हिस्सा पूरा हो चुका था। बस अगर अब राजकुमार तनिष्क और माही राजा सोम की आत्मशक्ति को दोबारा एकत्रित कर पाए, तो उनका वह कार्य ही, जिसके लिए उन्होंने इतनी पीड़ा और कठिन समय देखा है, वह पूर्ण तरह से सफल हो सकता है। जिसके लिए माही ने राजकुमार तनिष्क को अपनी नई एकत्रित शक्तियों का प्रयोग कर सामने रखे सूर्य लॉकेट को पुनर्जागृत करने के लिए कहा। जिसे सुन राजकुमार तनिष्क ने वैसा ही किया। जिसे सुन राजकुमार तनिष्क ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर अपनी दोनों शक्तियों को धीरे धीरे कर अपने शरीर से बाहर निकालकर उसे लॉकेट में भेजना शुरू किया। जो दर्द राजकुमार तनिष्क को इन शक्तियों को अवशोषित करते समय में हुआ था, वह अब लगभग न के बराबर था। शायद यह इन शक्तियों के राजकुमार तनिष्क को अपनाने का असर ही था, कि उनका शरीर जो अपने अंदर से इतनी अधिक शक्तियों उसे लॉकेट में डाल रहा था, उसके बावजूद भी ना तो उन्हें किसी प्रकार के कमजोरी महसूस हो रही थी और ना ही कोई दर्द। कुछ ही समय में राजकुमार तनिष्क ने अपना कार्य पूरा कर दिया, जिनके ऐसा करते ही वह सूर्य लॉकेट एक बार फिर अपनी ऊर्जा प्राप्त कर धीरे धीरे कर ऊपर की तरफ उठने लगा, जिस पर राजकुमार तनिष्क लगातार अपनी शक्तियां दिए जा रहे थे, जिनके ऐसा करने से वह लॉकेट हवा में उड़ता हुआ एक बहुत ही तेज रोशनी में चमका, जो रोशनी उस जंगल के बीचों बीच बने उसे घेरे में चारों तरफ फैलने लगी। वह रोशनी इतनी ज्यादा अधिक और तेज थी कि जिनके चमक को सहने के लिए माही और तनिष्क दोनों ने ही अपनी आंखें बंद कर ली। पर तभी वह चारों तरफ फैली हुई रोशनी अपने स्थान पर एक बार फिर वापस आने लगी, जिसके कुछ ही समय बाद वह सारी रोशनी उस सूर्य लॉकेट में समा गई। जिसके ऐसा करते हैं, वह लॉकेट एक बार फिर शांत हो गया और वापस जमीन पर लौट आया। जिसे देख माही और राजकुमार तनिष्क थोड़ी असमंजस में थे। क्या इस शक्ति का राजा सोम की आत्मा पर कोई असर पड़ा है भी या नहीं? क्योंकि न तो उन्हें सूर्य लॉकेट में कोई बदलाव नजर आया और न ही उन्हें राजा सोम की आत्मा कहीं दिखाई दी। इसलिए वह दोनों ही अब काफी परेशान होने लगे। वही राजकुमार तनिष्क ने परेशानी भरी नजरों से सामने बैठी माही की तरफ देखा, जो बहुत ही असमंजस में उसे लॉकेट की तरफ देख रही थी। तभी अचानक राजा सोम की आवाज माही के कानों में आई, धन्यवाद छोटी माही, मैं अब ठीक हूँ। बस मैंने जो अभी इतनी सारी शक्तियों को प्राप्त किया है, उन्हें अवशोषित करने के लिए मुझे कुछ समय की आवश्यकता है। इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अपने कार्य में पूर्ण तरह से सफल हुई हो। वही राजा सोम की बातें सुनकर माही ने एक चैन भारी सांस ली। सच में वह एक पल के लिए डर गई थी, कहीं उनकी इतने समय की इतनी मेहनत बर्बाद ना चली गई हो। पर राजा सोम की बातें सुनकर और उन्हें सही सलामत महसूस कर माही की आंखों में छाई वह परेशानी अचानक ही गायब हो गई। जिसके बाद माही ने सामने बैठे राजकुमार तुषार को भी राजा चंद्रसेन का संदेश सुना दिया, जिसे सुन वह भी काफी हल्का महसूस करने लगे। आखिर इतनी कठिनाइयों को पार करने के बाद आखिरकार वह अपने इस कार्य में सफल रहे थे। उनके इतने लंबे समय का सब्र और मेहनत दोनों ही खराब नहीं गए थे। और अब तो राजकुमार तनिष्क को उनकी इतनी कठिन मेहनत का एक बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ था। अब उनके पास भी बाकी सभी शक्तिशाली लोगों की तरह शक्तियां थी, जिससे अब कोई भी व्यक्ति उन्हें इतने आसानी से परेशान नहीं कर सकता था। बस अब उन्हें वापस लौटकर लगातार अपनी नई मिली शक्तियों के बारे में और अधिक जानना और उन्हें बढ़ाने का प्रयास करना था, ताकि वह जल्द से जल्द शक्तिशाली होकर अपने दुश्मनों से अपने अपनों का बदला ले सके। जिस बारे में सोचकर ही उनकी आंखों में इतने समय तक सोई हुई बदले की चिंगारी एक बार फिर भड़क उठी। पहले वह सिर्फ इसलिए चुप थे क्योंकि ना तो राजकुमार तनिष्क को अपने माता पिता की सच्चाई पता थी,
और ना ही उनके पास किसी भी तरह की कोई आध्यात्मिक शक्ति थी जिसके बल पर वह अपने दुश्मनों से मुकाबला कर सके। वही माही की नज़र अपने ऊपर अपने आसपास के नज़ारे पर गई। सूरज ढल चुका था और अब धीरे धीरे चांद नजर आने लगा था, जिसे देख अचानक की माही के दिमाग में राजकुमारी रूपाली का ख्याल आया। अब वैसे भी उसका यहाँ का सभी कार्य पूरा हो चुका था, इसलिए अब उसे अपने आगे के कार्य के लिए राजकुमारी रूपाली के पास जल्द से जल्द पहुंचना था। इसके बारे में सोच माही राजकुमार तुषार के साथ तुरंत उसे जगह से टेलीफोन हो गई। उन दोनों के वहां से जाने के बाद ही वह जगह, जो कुछ समय पहले तक उसे पूरे जंगल से गायब थी, वह धीरे धीरे उसे जंगल में वापस समा गई, जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी रूपाली के कक्ष में इस समय राजकुमारी रूपाली परेशानी में अपने कक्ष में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। वह कभी सामने दरवाजे की तरफ देखती, तो कभी खिड़की की तरफ, और फिर दोबारा इसी तरह परेशानी में इधर उधर चक्कर लगाने लगती। इस समय उनके चेहरे की घबराहट और उनके माथे पर आता हुआ पसीना यह साफ बता रहा था कि वह कितनी ज्यादा डरी और भयभीत है। वही राजकुमारी रूपाली ने परेशानी से अपने नाखूनों को चबाते हुए दरवाजे की तरफ देखकर अपने मन ही मन कहा, किसी मुसीबत में पड़ गई हूं मैं कुछ समय पहले तक एक आजाद पंछी थी, जिसके आसपास सभी लोग उसकी तारीफ है और उसकी मदद के लिए घूमते रहते थे। पर आज देखो मेरी क्या हालत हो चुकी है। मैं चाहकर भी अपने स्थिति के बारे में अपने परिवार को नहीं बता सकती, और ना ही किसी से सहायता ले सकती हूँ। तभी रूपाली की नज़र अपने पास छुपा के रखी गई एक पुस्तक पर गई, जिसे देख उसके चेहरे के घबराहट और अधिक बढ़ गई। इस समय रूपाली का दिल दुगनी रफ्तार में दौड़ रहा था, जिसकी आवाज़ उसे अपने कानों तक सुनाई दे रही थी। ये वही किताब थी जिसे माही ने रूपाली को उसके पिता से कक्ष से लाने के लिए कहा था, जिससे बहुत हिम्मत और परिश्रम के बाद आखिरकार रूपाली पाने में कामयाब रही थी। पर अब उसे इस बात का डर खाया जा रहा था कि अगर गलती से भी उसके पिता को इस बारे में पता चल गया, तो वह भी नहीं जानती थी कि वह उसकी क्या हालत करेंगे। वैसे तो उसने बहुत सावधानी बरते हुए इस कार्य को किया था, पर अब इस कार्य को करने के बाद उसका डर हर बीतते पर बढ़ के साथ बढ़ता जा रहा था। उसे बस जल्द से जल्द इस पुस्तक को अपने पास से माही के पास भेजना था, ताकि गलती से भी किसी का शक उसके ऊपर ना जा सके। इसलिए वह बहुत समय से माही के इंतजार में अपनी कक्ष की चारों तरफ चक्कर लगाने में लगी हुई थी। तभी एक तेज रफ्तार के साथ एक अदृश्य शक्ति अचानक ही राजकुमारी रूपाली के कक्ष में आ गई, जिसे देख सामने खड़ी राजकुमारी रूपाली तुरंत समझ गई कि ये दृश्य शक्ति होना हो माही ही होगी। इसलिए रूपाली ने तुरंत अपने पास छुपा कर रखी उसे पुस्तक को तुरंत निकालकर उसे आगे की तरफ बढ़ा दिया। वही माही, जिसके मन में इस चीज को लेकर काफी दुविधा उठ रही थी कि क्या रूपाली उसके दिए हुए कार्य को पूरा कर पाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि वह इस कार्य को करने से डर जाए और माही का बनाया सारा चक्रव्यूह खराब होने लगे। पर अपने सामने अचानक उपस्थित हुई उसे पुस्तक को देखकर माही के मन में चल रही सारी शंकाएं धीरे धीरे कर शांत होने लगी। इस समय माही के चेहरे पर एक न दिखने वाली मुस्कान छाई हुई थी। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि रूपाली ने उसके दिए हुए कार्य को इतनी अच्छी तरह किया है कि उसका परिणाम वह अपनी आंखों के सामने देख सकती है। इस समय माही बहुत ही ज्यादा प्रसन्न नजर आ रहे थी। आखिर आते भी क्यों नहीं उसके मस्तिष्क में चल रहा वह इतने समय से वह कार्य आखिरकार अब पूरा होने वाला था। जिस चीज की खुशी इस समय माही के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजा चंद्रसेन के कक्ष में इस समय राजा चंद्रसेन अपने कक्ष में अकेले बैठे लगातार कई पत्रों को एक साथ लिखा जा रहे थे। वह कुछ समय रुकते और फिर कुछ लिखने लगते हैं। कुछ देर इसी तरह लिखने के बाद उन्होंने अपने हाथ में मौजूद उसे पत्र की तरफ देखा, जिसे देखकर उनके चेहरे पर एक संतुष्टि भरे भाव आ गए। उन्होंने तुरंत उसे पत्र को नीचे रखा और अपने पास के ड्रॉ से एक काले रंग की अजब सी दिखने वाली मोमबत्ती को निकाल। बेशक ही वह दिखने काली रंग की मोम हो, परंतु इसका आकार बहुत ही ज्यादा अजीब और अनोखा था। इसके तुरंत बाद राजा चंद्रसेन ने अपने पास रखी एक लंबी सी डंडी में आग लगाई और उसे मोमबत्ती को जलने लगे। वही उसे मोमबत्ती के जलते ही उसमें से एक अजीब सा काला धुआं निकालकर उसे मोमबत्ती के चारों तरफ घूमने लगा।
जिसे देख राजा चंद्रसेन ने तुरंत अपने द्वारा लिखे गए उसे पत्र को उसे मोमबत्ती की आग में जलना शुरू किया। कुछ ही समय में वह पत्र पूरी तरह जलकर राख बना गया। पर इस समय सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात कोई थी, तो ये कि उसे पत्र के जलने के बाद भी उससे जो रख निकालकर आसपास बिखरने चाहिए थी वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस मैच पर राजा चंद्रसेन उसे पत्र को जलाया था उसके आसपास एक काले धुएं के अलावा और कुछ शेष नहीं बचा था।